है ऐसा संसार जिसमें विभिन्न देशों के लोग, वस्तुएं, पूंजी, तकनीक और विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज हम जो वैश्वीकरण देखते हैं उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। प्राचीन काल से ही व्यापार, यात्राएं और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहे। प्राचीन काल में वैश्विक संबंध। प्राचीन काल में भी विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार मार्ग मौजूद थे। हम ऐसा नहीं मान सकते कि भाई लोग आज ही एक दूसरे देश में जा रहे हैं, आ रहे हैं। प्राचीन काल में हवाई जहाज़ नहीं थी, ट्रेन नहीं थे, बस नहीं थे, लेकिन पानी के जहाज़ जरूर थे। उनसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जनता जाती थी, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए। सिल्क रूट, रेशम मार्ग के माध्यम से चीन, भारत, मध्य एशिया, यूरोप जुड़े। भाई चीन में रेशम का आविष्कार हुआ, तो वो जो रेशम है, जिस रास्ते से भारत आती, मध्य एशिया आती, यूरोप आती, तो उस रास्ते को सिल्क रूट कहने लगे, रेशम मार्ग कहने लगे। मसाले, कपड़े, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था उस जमाने में। धर्म, संस्कृति और तकनीक का आदान प्रदान हुआ। हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसका ये प्रमाण है कि वैश्वीकरण हुआ है। बौद्ध धर्म भारत से एशिया के अन्य देशों में फैला। बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है वो तो भारत देश में हुई, महात्मा बुद्ध ने की थी, लेकिन ये फैला थाईलैंड, कंबोडिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कई देशों में फैल गया, जापान। इस प्रकार वैश्विक संपर्क केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी था। मध्यकालीन वैश्विक व्यापार कि आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले किस प्रकार से लोग व्यापार करते थे। मध्यकाल में समुद्री मार्गों का विकास हुआ। क्रिस्टोफर्स जो कोलंबस है ना, उसने अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस ने ही पूरे संसार का चक्कर लगाया था। उसके पास बढ़िया पानी की जहाज थी, नक्शा भी बनाया था उसने। अरब व्यापारी हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय थे, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज़ के जो व्यापारी खूब आते थे यहाँ पे। भारत से कपास, मसाले और रेशमी कपड़े यूरोप भेजे जाते थे। भारत में मसाले खूब होते थे, रेशमी कपड़े होते थे और कपास, कॉटन होता था जो यूरोप में बहुत अच्छे दामों में बिकता था। चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात होते थे। तो रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से लाते थे हम? चीन से। यूरोप में भारत और चीन की वस्तुओं की बहुत मांग थी कि यूरोप में पैसा तो खूब था, लेकिन वहाँ पे टेक्निक अच्छी नहीं थी उस ज़माने में। चाइना और भारत उस ज़माने में बढ़िया थे, तो भारत और चाइना की चीज़ों की काफ़ी डिमांड थी यूरोप में। यह व्यापार वैश्विक संपर्कों को और मजबूत करता गया। 15वीं-16वीं शताब्दी यूरोपीय खोजें। उस ज़माने में क्या बहुत सारी खोज हुई, जैसे पानी का जहाज़ बनाया गया, फिर ट्रेन बनाई गई, फिर स्टीम इंजन बनाया गया, उसके बाद में बिजली का आविष्कार हुआ, मोबाइल, टीवी, पता नहीं क्या क्या आविष्कार हुए। तो इससे क्या वैश्वीकरण बढ़ता गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्गों की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वहाँ के जो यूरोप की जो सरकारें थी ना, वो अपने वैज्ञानिकों को बोल रही थी, नाविकों को बोल रही थी कि नए नए प्रयोग करो, नई नई जगह जाओ और अपने व्यापार को बढ़ाओ। तो कोलंबस जो है ना, उसने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज की थी कि यूरोप से कोई आदमी भारत कैसे आए। 1598 में आ गया था कौन? 1498 में आ गया था कौन? वास्को डी गामा, अंग्रेजों को आने से पहले। यूरोपीय देशों ने नए उपनिवेश बनाए। उपनिवेश वर्ड का मतलब होता है कॉलोनाइज। इसका मतलब एक देश दूसरे पे जब अधिकार कर लेता है ना, उसको उपनिवेश बोलते हैं। तो हमारा जो देश है उपनिवेश था किसका? अंग्रेज़ों का। इन खोजों के कारण विश्व व्यापार का दायरा बढ़ गया। अमेरिका की खोज और उसके परिणाम। अमेरिका बिल्कुल ऐसे उजाड़ निर्जन महाद्वीप था, लेकिन जब से इसकी खोज हुई है तो लोगों को पता चला यहाँ पे बहुत सारी नदी है, झरने हैं, तालाब है, उपजाऊ मिट्टी है। तो हर देश वहाँ पे गया और वहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों पे अधिकार किया और खूब खेती की। तो अमेरिका के बसाने में दूसरे देशों का काफ़ी योगदान है। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ से कई नई फसलें दुनिया के अन्य भागों में पहुँची, जैसे आलू है, मक्का है, टमाटर है, कोको है। ये कहते हैं कि अमेरिका में पैदा होती थी, फिर यूरोप में आई, फिर एशिया में आई। इन फसलों से लोगों के भोजन में विविधता आई। पहले क्या है कि एक दूसरी जगह जब आने जाने के साधन नहीं थे, तो हर जगह पे उसी जगह के बस भोजन वगैरह खा सकते थे, उसी जगह की सब्ज़ी खा सकते। लेकिन आज पता है क्या है, जैसे राजस्थान के अंदर केले नहीं होते, लेकिन आदमी केले खाता है। पता है कि राजस्थान में केले नहीं होते, लेकिन केले खाता है। राजस्थान में नारियल भी नहीं होते, लेकिन नारियल मिलता है यहाँ पे, है कि नहीं?
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पे किसी भी देश की चीज़ें मिल सकती हैं। आज ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। इन फसलों से लोगों में विविधता आई, जनसंख्या वृद्धि हुई, यूरोप की आर्थिक शक्ति बढ़ी। तब यूरोप ने क्या है, व्यापार फैलाया, तब आर्थिक शक्ति बढ़ेगी उसकी। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी है। नुकसान क्या हुए? नुकसान ये हुए कि अमेरिका के मूल निवासियों का शोषण हुआ। अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो पहले से रहते आए थे, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई और विदेशी जो पावर्स हैं उन्होंने पे अधिकार कर लिया उन पे। वो काले रंग के थे, काले गोरे का भेदभाव किया लोगों ने। यूरोपीय उपनिवेशवाद बढ़ा। यूरोप की जो पावर थी ना, ब्रिटेन वगैरह, इन्होंने कई देशों को, कई मुल्कों को क्या किया, गुलाम बनाया। गुलाम व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका से गुलामों को अमेरिका भेजा। पर यूरोप के जो देश है ना, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, ये सारे के सारे जो देश है ना, ये क्या अफ्रीका गए पहले, वहाँ व्यापार किया और पता चला यार अफ्रीका में तो जंगली तरीके के आदमी रहते हैं, उनको बेचो और खरीदो, तो पशुओं की तरह उनको बेचा खरीदा गया। अफ्रीकी गुलामों से खेतों और खदानों में काम कराया गया। चीनी, कपास और तंबाकू का उत्पादन बढ़ा, यूरोप को भारी लाभ हुआ। यह त्रिकोणीय व्यापार कहलाया। मतलब अफ्रीका से गुलाम खरीदते, अमेरिका में कच्चा माल मिल गया और यूरोप में उनको तैयार करके अन्य देशों में और यूरोप में बेच दिया, तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा फायदे में गए। यह व्यवस्था अमानवीय थी और लाखों लोगों के जीवन को कष्ट दिया गया। अंग्रेज़ों को पैसे से मतलब था, लोगों को बेचना, खरीदना, दूसरे देशों पर अधिकार करना, शोषण करना, युद्ध करना, यही काम था अंग्रेज़ों का। औद्योगिक क्रांति और वैश्विक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति शब्द का मतलब होता है कि ट्रेन का आविष्कार किया, रेलवे लाइन बिछाई गई, हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। इससे क्या व्यापार में प्रगति हुई, इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। इसका कई कारण भी था कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज की, वहाँ पे कोयला मिल गया, लोहा मिल गया, पानी मिल गया, तो उद्योग, स्टीम इंजन बना दिया जेम्स वाट ने, तो अपने आप उद्योग बन गए। मशीनों का प्रयोग बढ़ा, उत्पादन तेज और सस्ता हुआ। हाथ से कोई आदमी चीज़ बनाता है ना, तो वो चीज़ धीरे धीरे बनती है और उसमें पैसे लगते हैं। मशीन से कोई चीज़ बनती है ना, तो जल्दी बनती है, बल्क में बनती है, सस्ती बनती है। कच्चे माल की मांग बढ़ी, नए बाज़ारों की आवश्यकता हुई। पर यूरोप में इतना सारा माल बनता था कि यूरोप में खपाना मुश्किल था उस माल को। इसलिए फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, दूसरे देशों को गुलाम बनाया और वहाँ पे अपने माल को बेचा। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका को उपनिवेश बनाया ताकि कच्चा माल और बाजार मिल सके। भारत और वैश्विक संसार। उपनिवेशिक काल से पहले भारत विश्व व्यापार में प्रमुख स्थान रखता था। मतलब देश अपना अंग्रेज़ों गुलाम होने से पहले अपना भारत काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था वर्ल्ड बिजनेस में। भारतीय कपास और रेशम की दुनिया भर में मांग थी। रेशम का आविष्कार तो चाइना में हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ गई, तो भारत का रेशम बहुत उच्च कोटि का रेशम था। और कपास भी बहुत शानदार होता था, हमारे गुजरात में भी होता था कपास, और वेस्ट बंगाल में होता था। भारत से मसाले और निर्यात, वस्त्र निर्यात होते थे। मसाले जो है ना, केरल के आसपास दक्षिणी भारत में खूब होते थे और यहाँ के कपड़े बहुत शानदार थे। ब्रिटिश शासन के बाद स्थिति बदल गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ शोषण कर लिए, भारतीय उद्योग नष्ट हो गए, भारतीय कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। ब्रिटेन से तैयार माल आयात होने लग गए। मतलब क्या करते हैं अंग्रेज, यहाँ से कॉटन खरीदते, उसकी शर्ट अपने देश में बनाते और दोबारा ये वो शर्ट हमको भेज देते। 19वीं सदी का वैश्वीकरण। 19वीं सदी में वैश्वीकरण और तेज हुआ। रेलवेज और स्टीमशिप का आविष्कार हुआ। रेलवे लाइन बिछाई गई। स्टीमशिप का मतलब भाप के इंजन से चलने वाली पानी के जहाज़ का आविष्कार हुआ। व्यापार तेज और सस्ता हुआ। लोग व्यापार की तलाश में एक देश से दूसरे देश गए। भारतीय मजदूर, गिरमिटिया मजदूर बनकर कैरेबियन, अफ्रीका और एशिया गए। पता है अंग्रेज़ क्या करते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे कि हम तुम्हें बढ़िया सैलरी देंगे, विदेशों में बढ़िया रहने के लिए मकान खाना देंगे, आओ हमारे साथ काम करो, हमारे उनमें कारखानों में, हमारे खानों में, हमारे खेतों में काम करो। यहाँ के लोग चले जाते, वहाँ पे न तो सुविधा देते, न ढंग से सैलरी देते, उनका शोषण करते। ऐसे लोगों को गिरमिटिया बोलते हैं, मजदूर, बंधुआ मजदूर। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया। खाद्य सुरक्षा और अकाल। वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों में खाद्य संकट भी पैदा हो गया। मतलब आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया। भारत में ब्रिटिश नीतियों के कारण अकाल पड़ा। खाद्यान्न निर्यात के कारण स्थानीय लोगों को भोजन नहीं मिला। मतलब भारत में क्या होता था, लोग
अंग्रेज़ों के कहने के कारण कपास ही कपास उगाते, गेहूँ चावल जो ये इनकी फसलें कम होती, तो अपने आप यहाँ पे अकाल पड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। उद्योगों को युद्ध सामग्री बनाने में लगाया गया। मतलब यहाँ के जो उद्योग है, एक तो यार कोई कपड़ा बनाए, कोई चीनी बनाए, कोई जूता बनाए तो देश के काम आए, लेकिन ये सारे उद्योग है वो तो बनाना बंद कर दें, बस हथियार बनाएं, तो फिर आम जनता के लिए तो चीज़ें कम पड़ जाएंगी ना। तो अंग्रेज़ों ने मजबूर कर दिया कि तुम हथियार ही बनाओगे। उपनिवेशों का शोषण बढ़ा। जिन देशों पर अंग्रेज़ों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों ने अधिकार कर लिया था, तो वहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक स्थिति खराब कर दी। भारत से सैनिक और संसाधन भेजे गए। अंग्रेज़ क्या करते थे, ज़बरदस्ती उनको मिलिट्री में भर्ती कर लेते थे, मन मौजावा लड़ा देते थे उनको। युद्ध के बाद अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। महामंदी 1929। देखो, मंदी शब्द का मतलब होता है कि कारखाने बंद हो जाना, बेरोजगार जनता हो जाना, भुखमरी फैल जाना। तो 1929 में ऐसे हालात हुए थे, आज से 100 साल पहले। 1929 के महामंदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, व्यापार गिर गया, बेरोजगारी बढ़ी, किसानों की स्थिति खराब हो गई। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि कीमतें गिरी। मतलब कोई अनाज है वो 20 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन मंदी के कारण वो 10 रुपये किलो ही नहीं बिक रहा। किसान कर्ज में डूब गए, क्योंकि खेती करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लगाया खेती की, लेकिन बाद में उसकी फसल का रेट तो मिले ही नहीं बढ़िया। गरीबी बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद क्या किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध 1949 से 1945 के बाद विश्व व्यवस्था बदली। अमेरिका और सोवियत संघ शक्तिशाली देश बन गए। तो 1950 के आसपास दो शक्तिशाली देश थे, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस। उपनिवेशवाद कमज़ोर पड़ गया, मतलब अब एक देश है ना दूसरे पर अधिकार नहीं कर रहा था, जो जहाँ पे है वहीं पर स्थिर हो गया। कई देशों को स्वतंत्रता मिली, जैसे भारत है और कई अफ्रीकन कंट्रीज़ को। आधुनिक वैश्वीकरण। 1945 के बाद वैश्वीकरण का नया दौर शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक। IMF का इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं विश्व मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं विश्व बैंक। ये दो संस्थाएं जो है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका काम क्या है? गरीब जो देश है ना उनको लोन देना, उनके आर्थिक विकास करना, लेकिन वास्तव में इसमें अमेरिका और अन्य देशों को ज़्यादा चलती है। व्यापार और निवेश बढ़ा। एक देश दूसरे देश में लोग जाने लगे और वहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित की। एग्जाम्पल है महिंद्रा से, जिसमें कई विदेशी कंपनी हैं। तकनीक और संचार ने दूरी कम कर दी। टेलीफोन है इनका आविष्कार हुआ, और इंटरनेट का आविष्कार हुआ, आगे जाके फिर मोबाइल का हुआ। भारत में 1991 के बाद आर्थिक सुधार हो गया। विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश बढ़ा, बाजार वैश्विक हुए। वैश्वीकरण के क्या लाभ है कि भाई वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के लाभ क्या है? पहला, देशों के बीच व्यापार बढ़ा, रोजगार के अवसर बने, तकनीक का विकास हुआ, जीवन स्तर में सुधार हुआ। भाई आज किसी के पास पैसा है तो वो मनमौजूद चीज़ खरीद के ला सकता है बाज़ार से, कारण वैश्वीकरण ने हर बाज़ार में हर देश की चीज़ दे दी। वैश्वीकरण की समस्याएं क्या है? पहला, अमीर और गरीब में अंतर हो गया। व्यापार जैसे जैसे बढ़ा है ना, तो अमीर होते गए बिजनेसमैन, गरीब क्या उन चीज़ों को खरीदने के लिए बावड़ा हो जाता है, फिर वो रात दिन कमाता है और अपनी स्थिति खराब कर लेता है। स्थानीय उद्योगों पर दबाव पड़ा। और देखो, विदेशी वस्तु यदि हमारे देश में आते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं और कम कीमत की होती है, तो हमारे देश की जो महंगी वस्तुएं नहीं बिक पाती, तो हम बर्बाद होते हैं। पर्यावरण को नुकसान हुआ। अब जैसे मान लो ये महिंद्रा सेज बसाया गया, तो इस कारण से कितने पेड़ काटे होंगे, पर्यावरण को नुकसान हुआ। सांस्कृतिक असमानता, अलग अलग देशों के लोग आएंगे तो अलग अलग संस्कृति वो फैलाएंगे, हो सकता है उनमें आपस में क्लेश भी हो जाए। निष्कर्ष क्या निकला? वैश्विक संसार का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया, आज से नहीं हजारों सालों से हो रहा है। इसमें व्यापार, उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति और आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका है। जहाँ एक और वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ा, वहीं दूसरी ओर असमानता और शोषण भी बढ़ा। आवश्यकता है कि वैश्वीकरण को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनाया जाए, ताकि सभी देशों और समाजों को इसका लाभ मिल सके।